नमस्कार साथियों। आज मैं आप सभी को कुछ पिक्चर्स सिखाना चाहती हूँ और आप सभी के आंसर चाहती हूँ कि आपका आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए, पहली पिक्चर्स आप सभी के सामने, जल्दी से बताइए अंकल जी क्या कर रहे हैं। तो वहाँ आपका आंसर है क्या? आप कहेंगे कि मैम अंकल जी खाना खाने में व्यस्त हैं, बड़े चाव से खाना खाया जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, दूसरी पिक्चर्स में हम देखेंगे कि राजा जी को, जो राजा हैं, राजा को एक गिलास पानी का दिया है और बड़े आराम से पानी पिया जा रहा है। देखिए, तीसरा है आपके सामने कि एक लड़की है और जो बड़े ही ध्यान पूर्वक से नोट्स बना रही है, जैसे कि आप अपने एग्जाम्स के लिए बनाते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक आदमी जिसकी गोद में एक बच्चा है और दूसरा बच्चा रो रहा है कि पापा मुझे भी ले लो। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप इन पिक्चर्स के माध्यम से आपको क्या लगा। यदि आपको कुछ लगा है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। गाइस, आपने कहीं ना कहीं देखा, जो भी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई उसमें क्या लगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का काम हो रहा है। जैसे कि देखिए, दोनों के दोनों किस तरीके से कूदने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि किसी न किसी प्रकार का कार्य हो रहा है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का कार्य यहाँ पर हो। उसे हिंदी व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है? उसे हिंदी व्याकरण में जाना जाता है क्रिया के रूप में। जी हाँ गाइस, नमस्कार, मैं हूँ कामनी गौतम और आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया के भेद कितने हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आज की क्लास में आपको कराऊंगी। तो बस स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिए, पेपर पेंसिल लेकर बैठ जाइए और जो भी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ उन्हें ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रिया क्या है। तो आपने उन पिक्चर्स के माध्यम से आसानी से समझा कि किसी न किसी प्रकार का कार्य यहाँ पर होता है, वहाँ क्रिया होती है। चलिए, तो हम इसको व्याकरणिक तौर पर समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि क्रिया क्या है। तो गाइस देखिए, क्रिया की बात करें तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात यहाँ पर कार्य होगा, वहाँ क्रिया होगी। ओके, संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया के रूप को क्या कहते हैं? धातु। और हिंदी में इन धातुओं के साथ जब ना लगता है तो वहां पर क्रिया का निर्माण होता है। अर्थात किसी मूल धातु में ना प्रत्यय लगकर क्रिया का निर्माण होता है। किस तरीके से, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण, जैसे कि खा क्या है? मूल धातु, और इसमें ना प्रत्यय लगाकर क्या बनाया? खाना। पी जमाना, पीना। पढ़ जमाना, पढ़ना। खेल जमाना, खेलना। आ जमाना, आना। जा जमाना, जाना। कूद जमाना, कूदना। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सभी मूल धातुओं के पीछे ना प्रत्यय लगा हुआ है और जब ना प्रत्यय लग जाता है तो क्रिया का निर्माण होता है। खाना, पीना, पढ़ना, खेलना, आना, जाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो गाइस, इसे हम अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिए, कुछ उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण कि अजीत पढ़ रहा है। अब हम आपसे कहें कि अजीत क्या कर रहा है, यदि मेरा प्रश्न है क्या, तो आप आसानी से बताएंगे कि अजीत पढ़ रहा है। ठीक है। अब शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कौन करने पर आपका आंसर निकला शास्त्री जी। भावेश खेल रहा है। कौन खेल रहा है? तो आप कहेंगे भावेश। क्या खेल रहा है? तो आपका जवाब नहीं मिलेगा, बस यही कहेंगे कि खेल रहा है। ठीक है।
बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए दोनों ही वाक्यों में अलग अलग क्रिया होंगी, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैंने कहा कि कौन खेल रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि बच्चे। और मैं कहूँ कि क्या खेल रहे हैं, तो आप कहेंगे क्रिकेट। यही आंसर निकलेगा ना आप सभी का। अंकिता चाय बना रही है। क्या बना रही है? चाय। सुमित्र पत्र लिख रहा है। सुमित क्या काम कर रहा है? पत्र लिखने का। तो गाइस, जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें जब क्रिया का निर्माण हुआ है तो वो किसी न किसी प्रकार के काम करने पर आधारित है। तो हिंदी व्याकरण में भी क्रिया को कई रूप दिए हैं। और मुख्य रूप से बात करें तो क्रिया के मुख्य रूप में आपको आगे बताऊंगी। उससे पहले एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर क्रिया का निर्माण धातु से होता है, आप समझ गए। और धातु में क्या लगाया जाता है? ना प्रत्यय, जो मैंने आपको बताया। जैसे कि आपने देखा खा में हमने ना लगाया तो क्या बना था? खाना। ठीक है। अब आगे देखिए कि क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि क्रिया कैसा शब्द है, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्रिया एक विकारी शब्द है। आप क्रिया को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, तो क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जा सकता है। बात करें, क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। सार्थक शब्द का मतलब क्या है? जिसका सही अर्थ निकलता हो, जिसे हिंदी व्याकरण में मान्यता मिली हो। तो क्रिया को सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो देखिए, आप सभी कमेंट कर जल्दी से बताइएगा कि क्रिया के कितने भेद हैं। तो देखिए, बात करें कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम देखेंगे कर्म। या तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितनी होती है, जाति के आधार पर क्रिया कितनी होती है, रचना के आधार पर क्रिया कितनी होती है। तो गाइस, कर्म पूछे, जाति पूछे या फिर पूछे रचना, तो आपको सिर्फ जवाब देना है कि 2। कितनी होती है? 2। नंबर 1 अकर्मक क्रिया और नंबर 2 है सकर्मक क्रिया। और इसी क्रिया को एक मूल आधार मिला है, एक मुख्य आधार मिला है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया यदि आपने पढ़ ली, समझ ली, तो आप संपूर्ण क्रिया को सीख जाएंगे। तो क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2। पहला है, हम बात करें कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर। और दूसरे की हम बात करें तो दूसरा है, देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए, संरचना के आधार पर कितने हैं, प्रयोग के आधार पर कितने हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 नाम धातु क्रिया, नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया, नंबर 5 मूल क्रिया, नंबर 6 नामिक क्रिया, नंबर 7 सामान्य क्रिया, 8 सहायक क्रिया। तो आज हम जिस क्रिया की चर्चा करेंगे वो है आपकी कर्म के आधार पर क्रिया, अर्थात हम मुख्य क्रियाओं की चर्चा आज की क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से हम समझेंगे जो आपकी रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया है उनके बारे में। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले अकर्मक क्रिया की, क्योंकि आप जानते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के 2 ही भेद होते हैं। सबसे पहले आपके सामने है अकर्मक क्रिया। तो आपको अकर्मक क्रिया कैसे पहचान करनी है कि अकर्मक होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइस, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म वाला, बिना कर्म वाला। तो इसका मतलब क्या, इसमें कर्म नहीं होता? कर्म होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो कर्म होता है उस कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। ओके, जो भी क्रिया होती है, कर्म अर्थात कर्म के आधार पर कोई ना कोई तो क्रिया होगी ना। तो जो भी क्रिया होगी उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, ना कि उसके कर्म पर।
तो देखिए अकर्मक क्रिया बिना कर्म वाली होती है। अकर्मक क्रिया बिना कर्म वाली होती है, तो देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। अब कैसे, तो देख लीजिए, कर्म तो होता है लेकिन जो कर्म का प्रभाव है वो सिर्फ कर्ता पर पड़ता है। अब कैसे मैम, दो तरह की बातें कर रही हैं आप। एक कह रही हैं कि बिना कर्म वाला होता है और फिर कह रही हैं कि कर्म तो होता है लेकिन उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। तो बिल्कुल गाइस, अब कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताती हूँ, तैयार रहिएगा। ओके, चलिए। तो देखिए, जब भी किसी वाक्य में मूल अर्थ करने वाले पर टीका हो, अर्थात जब भी किसी वाक्य में मूल अर्थ करने वाले पर किसी न किसी प्रकार की क्रिया हो, अर्थात उसमें जो प्रभावित हो वो कर्ता हो, उसका कर्म प्रभावित ना हो, तो वहां पर क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया होगी। अब इसको पहचानने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि अकर्मक क्रिया क्या है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कहूँ हंसना, मैं बहुत हंसती हूँ। हंसना, हंसना, रोना, चिल्लाना, सोना, इसमें क्या है भाई? मैं कहूँ कि मैं सो रही हूँ, इसमें क्रिया कौन सी है? या फिर मैं कहूँ कि राजू सो रहा है, तो आप कहेंगे सोने का कर्म हो रहा है। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, वहां पर सोने का ही कर्म हो रहा है। लेकिन सो कौन रहा है? सो रहा है राजू। तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा वो राजू पर पड़ेगा, और राजू कौन होगा? कर्ता। तो यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़े कर्म का, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो आगे देखिएगा, श्याम पढ़ता है। ठीक है, अब आपको कैसे पहचान करनी है कि अकर्मक क्रिया कैसे बतानी है, या फिर जो हमारी दूसरी क्रिया होगी सकर्मक, उसकी पहचान कैसे करनी है। तो आप देखिएगा, आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि श्याम पढ़ता है। अब मैं आपसे कहूं कि कौन पढ़ता है, तो आप कहेंगे श्याम। ठीक है, यदि मैंने आपसे पूछा कौन, तो आपका आंसर मिला श्याम। श्याम कौन है? कर्ता। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि क्या पढ़ता है, आपसे ये कहा जाए कि क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे मैम क्लियर नहीं है, बस इतना पता है कि वो पढ़ रहा है। अब क्या पढ़ रहा है? मैगजीन पढ़ रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, कोई शायरी पढ़ रहा है, कुछ स्टोरी पढ़ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर क्या का कोई भी आंसर ना मिले, जब क्या करने पर कोई भी आंसर ना मिले, तो वहां पर क्रिया होती है अकर्मक। ओके, मोहन जाता है। अब कौन जाता है? तो आप तुरंत कहेंगे मोहन। ठीक है, कौन? मोहन। अब मैं कहूं कि कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, क्या आपको पता चल रहा है कि वो आपके घर जा रहा है, वो हमारे घर आ रहा है, वो पड़ोसी के घर जा रहा है? नहीं ना, तो मोहन जाता है। अब भाई क्या करने पर भी आंसर नहीं मिलेगा, मोहन क्या जाता है, ऐसे तो शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा वाक्य। तो हम कहेंगे मोहन कहाँ जाता है, और कहाँ करने पे भी आंसर ना मिले तो क्रिया बनेगी अकर्मक, अर्थात जिसमें निश्चित तौर पर किसी कर्म का पता ना चले, तो वह क्रिया अकर्मक होती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं और कुछ उदाहरण जिसके माध्यम से हम और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। देखिएगा, राजेश दौड़ता है। कौन दौड़ता है? तो आप कहेंगे राजेश। अब क्या करने पर तो कोई भी आंसर नहीं निकलेगा, आप स्वयं कर देखिएगा। राजेश क्या दौड़ता है? तो आप कहेंगे राजेश सिर्फ दौड़ता है। क्या? एक तो आपका वाक्य शुद्ध है, साथ ही साथ राजेश कहाँ आना चाहिए था। ठीक है, दूसरा सांप रेंगता है। अब भाई सांप तो रेंगेगा ही ना,
कौन रेंगता है? सांप। तो यहाँ कौन करने पर तो बड़े आसानी से आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन क्या, कहाँ, इस तरीके से हम जब प्रश्न करते हैं तो वहां पर आपका आंसर नहीं मिलता है, और यहाँ पर सटीक आंसर ना मिले तो वहां पर प्रभावित होता है हमारा कर्ता, और यहाँ कर्ता प्रभावित हो तो वहां पर क्रिया होती है हमारी अकर्मक। पूजा हंसती है, कौन हंसती है? पूजा। मेघनाद चिल्लाता है, कौन चिल्लाता है? मेघनाद। रावण लजाता है, कौन लजाता है? रावण। राम बचाता है, कौन बचाता है? राम। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सभी में सिर्फ और सिर्फ कौन प्रधान है? कर्ता प्रधान है, संज्ञा प्रधान है, मुख्य रूप प्रधान है। ओके, अब आगे चले। क्लियर हुआ? तो कौन करने पर आंसर निकल कर आए, लेकिन और यदि हम क्या लगाएं, कहाँ लगाएं, तब आपका आंसर नहीं निकले तो वहां पर क्रिया होगी अकर्मक। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि अब हम बात करेंगे सकर्मक क्रिया की। तो जैसा कि आपने पढ़ा, अकर्मक क्रिया बिना कर्म की होती है, और सकर्मक क्रिया के साथ 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 कौन चलता है? साथ में रहता है कर्म। अर्थात जैसा कि हमने अकर्मक क्रिया में पढ़ा, अकर्मक क्रिया में जो भी प्रभाव पड़ता है वो अकर्मक क्रिया में सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, लेकिन सकर्मक क्रिया उसके विपरीत है। यहाँ पर जो कर्ता है वो प्रभावित नहीं होता है, उसका कर्म प्रभावित होता है। अब देखिएगा कैसे। तो देखिए, जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, कर्म का होना अर्थात किसी न किसी कार्य का होना जरूरी होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया कहलाती है, ये कर्म वाली क्रिया कहलाती है। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया? चलिए कुछ उदाहरण जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझेंगे। तो एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। अकर्मक क्रिया के विपरीत यहाँ कर्म का होना आवश्यक है, और इसमें कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्ता का काम प्रधान होता है, वहीं पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? ओके, सकर्मक क्रिया में कर्म साथ, अकर्मक क्रिया में जो कर्म प्रभावित करता है वो कर्ता को ही करता है। तो देखिए और समझिए कुछ उदाहरण। अब देखिएगा, रमेश फल खाता है। अब मैंने कहा कि रमेश, भाई कौन फल खाता है? तो आपने कहा रमेश। अब मैंने कहा क्या करता है? तो आप कहेंगे फल खाता है। क्या क्रिया कर रहा है भाई? फल खाने की। तो दोनों आंसर मिले ना, कौन और क्या करने पर? सुदर्शन गाड़ी चलाता है। कौन चलाता है? तो आप कहेंगे सुदर्शन। क्या चलाता है? तो गाड़ी। तो देखिए यहाँ पर कर्म निश्चित तौर पे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैं बाइक चलाता हूँ। कौन? मैं। क्या चलाता हूँ? बाइक। ठीक है, तो यहाँ पर बाइक क्या है? कर्म हो रहा है। रमा सब्जी बनाती है। रमा क्या बनाती है? सब्जी। और कौन बनाती है? रमा। दोनों ही प्रकार के प्रश्न करने पर जब आपका आंसर निकल कर आता है और साथ ही साथ कर्म स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है, तो वहां पर क्रिया होती है सकर्मक। तो आप नोट कर सकते हैं कि कौन और क्या और कहाँ, इस तरह के प्रश्न करने पर यदि आपका आंसर मिलता है तो वहां पर क्रिया होगी अकर्मक, और यदि आपको कौन करने पर आंसर मिलता है, क्या और कहाँ करने पर आंसर नहीं मिलता है, तो वहां क्रिया होगी अकर्मक। सरिता फूल तोड़ रही है। क्या तोड़ रही है? फूल। तो आपने देखा सभी वाक्यों में कर्म का होना पाया गया है, जो आपको स्पष्ट रूप से प्रेरित कर रहा है, और यही प्रेरित करना सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ओके, अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया के भी कुछ उदाहरण हैं। उन उदाहरण की बात करें तो ज़्यादा नहीं है। सकर्मक क्रिया की हम बात करें तो उसके दो भेद हैं। कितने? सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया, और नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया। जैसा कि आपको पता चल रहा है, एक कर्मक में एक कर्म होता है और द्विकर्मक में 2 कर्म होते हैं। कितने होते हैं? 2 कर्म होते हैं। अब कैसे, देखिएगा, समझ लेते हैं। चलिए,
तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक कर्मक क्रिया की। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। अब कैसे पहचान करेंगे कि एक कर्मक क्रिया है ये, और कैसे पहचान होगी कि द्विकर्मक क्रिया है? तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, बड़े आसानी से हम समझेंगे, क्योंकि मैं आपके सभी डाउट को आज की क्लास में क्लियर करूंगी सकर्मक अकर्मक के। तो यहाँ पर देखिए, तुषार गाड़ी चलाता है। क्या है? तुषार गाड़ी चलाता है। आप कहेंगे, देखिए एक बात नोट कर लीजिएगा, जो भी आपकी एक कर्मक या फिर द्विकर्मक क्रिया है वो सदैव सकर्मक क्रिया के साथ ही रहती हैं, अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होती हैं। ओके, अब हम बात करें तुषार गाड़ी चलाता है। अब आपसे पूछा जाए कौन चलाता है, तो आप कहेंगे तुषार। क्या चलाता है? तो आप कहेंगे गाड़ी। ओके, समझ में आया? तो इसमें चलाता क्रिया और गाड़ी क्या है भाई? कर्म हो जाएगी। भाई जो क्रिया क्या हो रही है? चलाने की हो रही है ना, गाड़ी चलाने की हो रही है ना, और कर्म क्या हो रहा है? गाड़ी को चलाना। अतः ये एक कर्मक क्रिया है, अर्थात एक कर्मक क्रिया, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्म हो रहा है, गाड़ी चलाने का। तो सर अब आगे देखिएगा, इसी को मैं दूसरी तरीके से बताऊंगी आपको। तुषार खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, खा रहा है। अब यहाँ पर क्या है भाई? देखिएगा, क्रिया क्या है भाई? खाने की हो, खा रहा है, और कर्म क्या हो रहा है? खाना, खाना। कर्म क्या है इसमें? खाना। क्रिया क्या है? रहा है। क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो इसमें भी आपकी एक कर्मक क्रिया है, अर्थात एक ही कर्म यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिएगा, रमेश फल खा रहा है। अब गाड़ी तुषार चला रहा है, तो अब हम बात करें यहाँ पे रमेश फल खा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन है फल खाने वाला? रमेश। क्या खा रहा है? फल। यानी कि यहाँ पर एक कर्म हो रहा है फल खाने का। सोनिया गाना गा रही है। क्या कर रही है? गाना गा रही है, अर्थात एक ही काम हो रहा है, गाना गाने का। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। राहुल एक किताब लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक ही कर्म हो रहा है। हर एक वाक्य में एक कर्म यहाँ पर आपको मिले तो वहां पर क्रिया होगी सकर्मक क्रिया का एक कर्मक भाग, यानी कि एक कर्मक क्रिया। ओके, अब हम कैसे पहचान करेंगे क्या द्विकर्मक क्रिया में रमेश फल के साथ साथ खाना खाता है, या रमेश फल के साथ साथ मोबाइल देखता है, या रमेश फल के साथ साथ टीवी देखता है, तब जाके द्विकर्मक क्रिया होगी? यही प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो गाइस, जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो गलत है। द्विकर्मक क्रिया इस तरीके से नहीं पहचानी जाती है कि वो फल के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है या फल के साथ साथ वो घूम भी रहा है, तो वो आपका सोचना गलत है। अब द्विकर्मक क्रिया की पहचान कैसे होगी फिर? तो देख लेते हैं, चलते हैं आगे। चलिए, द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो तो आप पहचान लिए कि एक कर्मक में एक होगा, तो द्विकर्मक में तो दो ही होंगे ना, तो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल। अब आपको पहचान कैसे करनी है? तो देखिए, पहला कर्म सजीव होता है, अर्थात पहला कर्म सजीव, तो कहीं ना कहीं वो सांस भी ले रहा होगा, बोल भी रहा होगा, हंस भी रहा होगा, दे भी रहा होगा, ले भी रहा होगा, रो भी रहा होगा, अर्थात सजीव। सजीव तो आप जानते हैं ना, पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, अर्थात दिखता तो एक ही कर्म है लेकिन दो प्रकार से। कैसे भाई? स्पष्ट रूप से दिखेगा आपको एक कर्म, ठीक है, लेकिन वो एक कर्म नहीं होता। आप कैसे पहचान करें कि एक कर्म भी नहीं होता, द्विकर्मक क्रिया बताई जा रही है? तो आप चिंता ना करें, सभी डाउट क्लियर करेंगे। देखिए, श्याम ने राधा को रुपए दिए। अब कैसे करें मैम? यहाँ तो एक ही आंसर निकल कर आ रहा है ना, श्याम ने एक ही काम किया है, सिर्फ और सिर्फ रुपए देने का। बिल्कुल सही समझा आपने। अब समझिएगा कि श्याम ने राधा को रुपए दिए, बिल्कुल दिए। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के दो कर्म हैं। अब दो कर्म कैसे हैं? अब देखिएगा, कौन दे रहा है?
कौन दे रहा है? तो आप कहेंगे श्याम। ओके, ले कौन रहा है? तो आप कहेंगे राधा। राधा क्या ले रही है? तो रुपए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एक कर्म तो हुआ राधा को देना, और दूसरा कर्म जो निर्जीव है वो क्या है? रुपए देना। तो जो राधा है वो सजीव होगी और जो रुपए हैं वो निर्जीव होंगे। ओके, क्लियर हुआ? राधा ने श्याम को या श्याम ने राधा को रुपए दिए, तो देने वाला कौन है भाई? श्याम। अब किसको दे रहा है? राधा को। एक कर्म तो ये हो गया, अब क्या दे रहा है? रुपए। तो ये निर्जीव कर्म है और ये सजीव कर्म है। ओके, तो यही है आपका द्विकर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म स्पष्ट रूप से सजीव होता है और दूसरा कर्म छिपा होता है, वो निर्जीव होता है। चलिए और भी अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और द्विकर्मक क्रिया की सबसे बड़ी पहचान कि इसमें एक ही कर्ता नहीं होता है, इसमें दो दो नाम आपको स्पष्ट रूप से दिखेंगे, जैसे कि श्याम ने राधा को, मोहन ने गीता को, पंकज ने अनीता को, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो रोहन ने मोहन को बहुत सारे रुपए दिए, देने वाला कौन है? रोहन। किसको दिया? मोहन को दिया, तो एक कर्म। क्या दिया? रुपए दिए, तो दूसरा कर्म। मोहन क्या है? सजीव। रुपए क्या है? निर्जीव। तो समझ में आया आपको द्विकर्मक क्रिया। सीता ने गीता को पुस्तक दी, इसमें आदान प्रदान होता है। द्विकर्मक क्रिया में आदान प्रदान होता है, एक देता है तो दूसरा लेता है। ओके, सीता ने गीता को पुस्तक दी, तो देने वाली कौन है? सीता। किसको दे रही? गीता को। क्या देती है? पुस्तक। तो गीता सजीव, पुस्तक निर्जीव। किसान बैलों को खेत में ले जाता है, कौन ले जाता है? किसान। किसे ले जाता है? बैलों को। कहाँ ले जाता है? खेत में। तो आप देख सकते हैं कि बैल क्या है? सजीव, खेत क्या है? निर्जीव। तो आपको समझ में आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और भी डाउट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए लिए हैं, और देखिए और बताइए। देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया या अकर्मक वाक्य कौन सा है? गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, संसद भवन दिल्ली में है, राजू पत्र लिखता है। तो आप कहेंगे मैंने क्या बताया था, क्या कर कर आंसर आए और कौन कर कर आंसर आए। यदि दोनों पे ही आपके जवाब मिलते हैं तो क्रिया होगी सकर्मक, और यदि दोनों में से किसी एक पर आंसर मिलता है तो क्रिया होगी अकर्मक। गाय घास खाती है, क्या खाती है? घास, तो क्रिया है सकर्मक, पूछा है अकर्मक। रानी गाना गाती है, कौन कौन गाती है? रानी क्या करती है? गाना, तो ये भी है सकर्मक। संसद भवन दिल्ली में है, अब संसद भवन कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में है। संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में। तो यहाँ पर क्या है कि जो संसद भवन का प्रभाव है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, तो ये क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया। ओके, राजू पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र, तो ये भी सकर्मक है। तो आपका आंसर बड़े आसानी से सी ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखिएगा, सकर्मक क्रिया कौन सी है? गिरधारी बस पर चढ़ गया, राजू हमेशा रोता रहता है, केला पेड़ से गिर पड़ा, उसने केले खरीद कर खाए। अब देखिएगा, गिरधारी बस पर चढ़ गया, कौन चढ़ा? गिरधारी। क्या किस पर चढ़ा? बस पर। ठीक है, तो यहां पर सकर्मक क्रिया है, आप आसानी से पहचान कर लेंगे। राजू हमेशा रोता रहता है, कौन रोता है? तो आप कहेंगे राजू, क्योंकि रोने का प्रभाव राजू पर पड़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं क्रिया में प्रभाव देखना पड़ेगा कि प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है या उसका कर्म ज्यादा प्रभावित है। तो यहाँ पर रोने का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है कि कौन रोता है? राजू। क्या रोता है? गलत हो जाएगा ना, नहीं पता चल रहा क्यों रो रहा है भाई, क्यों रो रहा है नहीं पता, लेकिन कौन रोता है? राजू। तो बस वही आपका आंसर है, ये अकर्मक क्रिया है। केला पेड़ से नीचे गिर गया, भाई केले का काम है पेड़ से ही गिरेगा, जमीन से तो ऊपर नहीं जाएगा ना, तो केला पेड़ से गिरा, ये भी अकर्मक क्रिया है। उसने केले खरीद कर खाए,
उसने केले खरीदे तो यहाँ पर कर्म है, उसने केले खरीद कर खाए तो यू खरीद कर खाना जो है किसको प्रभावित कर रहा है, उसको कौन, जो भी खा रहा है। तो ये सभी के सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। तो सकर्मक क्रिया क्या है कि गिरधारी बस पर चढ़ गया, क्या ये सकर्मक है, बताइएगा सभी, आंसर दीजिएगा। गिरधारी बस पर चढ़ गया। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के डाउट आपके सामने निकल कर आएंगे। एक तो गिरधारी बस पर चढ़ गया, कौन चढ़ा, गिरधारी चढ़ा, किस पर चढ़ा, बस पर चढ़ा। अब एक डाउट मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, यहाँ पर बस में जब चढ़ेगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि प्रभावित तो गिरधारी होगा। आप निश्चित तौर पर बी और सी में आप आंसर लगा सकते हैं कि अकर्मक क्रिया है, लेकिन उसने पहले क्या खरीदे, केले, और फिर खाए, तो खाए किसने, उसने जिसका नाम लुप्त है। तो प्रभाव किस पर पड़ा, उस पर जिसने केले खाए। तो आप देखेंगे इसमें ए प्रश्न आपका सही है। आगे देखिएगा, चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया का क्या काम है, उड़ना, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक या पूर्वकालिक। तो मैं कहूंगी कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आप कहेंगे आसमान में, ठीक है। कौन उड़ती है, तो कौन उड़ती है, चिड़िया। तो क्या ये सकर्मक क्रिया है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक नियम लिखना है कि ये सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्म प्रभावित नहीं हो रहा है। क्यों कि चिड़िया का काम तो उड़ना है, जिस प्रकार हमारा काम चलना होता है, चिड़िया का उड़ना होता है, जानवरों का जमीन पर चलना होता है। तो वहां पर प्रभावित जो होगा वही जीव होगा, वही मनुष्य होगा जो वो काम कर रहा है। अर्थात मैं बैठी हूं तो प्रभावित मुझे, यानी कि कुर्सी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये मुझे प्रभावित कर रहा है अपने आप को। तो यहाँ पर चिड़िया आसमान में उड़ती है, यहाँ पर क्रिया होगी अकर्मक। चाहे वो आसमान में तो उड़ेगी, जमीन पर तो नहीं उड़ेगी ना। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है, क्रिया है अकर्मक। अब बात करें कि चिड़िया, अब देखिए सकर्मक कैसे बनेगी। चिड़िया आसमान में दाना लेकर उड़ती है, दाना लेकर उड़ती है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल कर्म हो रहा है, दाना लेना बिल्कुल कर्म हुआ तो क्रिया बनती सकर्मक। तो दोनों समझ में आ गए आपको। आगे देखिएगा, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। अब हमने पहले वाले में क्या देखा कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, और दूसरे वाले में देखा कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है। अब जो चिड़िया आकाश में उड़े या फिर उड़ती है, दोनों ही आधार पर क्रिया अकर्मक होगी, समझ में आया। लेकिन चिड़िया दाना लेकर उड़ रही है तो वहां पर कर्म हो रहा है, तब जाकर चिड़िया वो क्रिया सकर्मक होगी। आगे देखिए, इनमें से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनना है। राजू सदा हंसता रहता है, अक्षरा ने केले खरीदे, ओले आसमान से गिरे, राजू बस पर चढ़ा। अब देखिए और समझिए। अब हम बात करें तो राजू सदा हंसता रहता है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, राजू पर। ओके, अक्षरा ने केले खरीदे, क्या खरीदे, केले। तो यहाँ पर कर्म हो रहा है, तो बस आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें बी ऑप्शन सही है। ओले आसमान से ही गिरेंगे, आसमान से तो मतलब ऐसा तो नहीं, जमीन से तो ओले नहीं गिरते हैं ना। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, और राजू बस पर चढ़ा तो ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बस पर चढ़ने से प्रभावित जो हो रहा है वो कौन हो रहा है, राजू। आगे देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। वाक्य यानी कि देखिए वाक्य पूछा है ना, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। बालक फिल्म देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप कहेंगे क्या देख रहे हैं, फिल्म। रावी दूध पी रहा है, अभिषेक ने कार खरीदी, मयूर नाचता है। तो देखिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फिल्म तो सकर्मक, क्या पी रहा है, दूध, तो भी सकर्मक। अभिषेक ने क्या खरीदी, कार, तो भी सकर्मक। लेकिन मयूर क्या कर रहा है, नाच रहा है, और नाचने का प्रभाव मयूर पे पड़ेगा तो क्रिया होगी अकर्मक, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। खंबा खड़ा है, अंशुल दूध पी रहा है,
इना सिनेमा देखती है, चंदू ने गाना गाया। तो खंबा खड़ा ही होगा, लेटा तो नहीं होता है। तो यहाँ पर ये किसी को प्रभावित भी नहीं कर रहा है, अपने आप को कर रहा है, तो क्रिया अकर्मक है। अंशुल दूध पीने का काम, ईना सिनेमा देखने का काम, चंदू गाना गाने का काम, तो तीनों है सकर्मक। आगे, लोग कहानी पढ़ते हैं, इनमें से कौन सी क्रिया है? लोग कहानी पढ़ते हैं, सकर्मक। कौन पढ़ते हैं? लोग। क्या पढ़ते हैं? कहानी। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं सकर्मक अकर्मक प्रेरणार्थक कोई नहीं में सकर्मक क्रिया सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिख रही है, मैंने उसे एक पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है। मोहन देर तक सोता है, सोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मोहन पर, चाहे वो 1 घंटे सो, चाहे वो 10 घंटे सोए। अब बात करें, रमा पत्र लिख रही है। अब क्या लिख रही है? पत्र। मैंने उसे एक पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों जगह कर्म हो रहा है, लेकिन पहले वाक्य में कर्म नहीं हो रहा है, यही आपकी सकर्मक क्रिया नहीं है। देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, अर्थात 2 कर्म वाला? मैंने कहा इसमें 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं। यहाँ पर एक वंदना है और सीता है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों ही घूमने का काम कर रहे हैं। अब प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया, तो बिल्कुल देने वाले कौन? प्राचार्य। लेने वाले कौन? विद्यार्थी। और क्या दिया जा रहा है? पुरस्कार। तो यहाँ पर एक कर्म है आपका सजीव और दूसरा कर्म है निर्जीव, तो यहाँ पर क्रिया होगी आपकी द्विकर्मक। मनीष चाय भी पीता है और दूध भी पीता है, तो यहाँ पर दोनों काम कौन से कर रहा है? मनीष, तो ये आपकी द्विकर्मक क्रिया नहीं है। पंकज प्रतिदिन आइसक्रीम और मिठाई खाता है, तो ये भी आपकी द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो गाइज, आज की क्लास होती है कंप्लीट। कितना आपको क्रिया समझ में आई? यदि क्रिया समझ में आई है तो डेली मेरी क्लासेस होती हैं नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और आप जुड़िए, नित्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी हिंदी में 100% अंक लाने की पूरी गारंटी है मेरी। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो और आप पढ़ना चाहते हैं नित्य क्लासेस के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे नित्य क्लासेस के प्लेटफॉर्म के साथ। तो इसीलिए यदि आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और जुड़ना चाहते हैं नित्य क्लासेस के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।